तो आप जिस चीज पर ये नक्काशी कर रहे हैं इसको देखकर शायद दर्शक के तौर पर आप समझ ना पा रहे हो कि क्या है। देखने में बड़ा जंग लगा लोहा सा दिख रहा है, लेकिन दरअसल ये पीतल है। और मैं आ गया हूं अभी मुरादाबाद के दिलशाद हुसैन साहब के पास। दिलशाद हुसैन साहब को शिल्प गुरु कहा जाता है। कई तरह के इन्हें अवार्ड मिले और शानदार नक्काशी करते हैं, पीतल पर भी, पत्थर पर भी, अल्मुनियम पर भी, अल्मुनियम पर भी और लोहे पर भी, और कॉपर पे भी, कॉपर पे भी तांबे पर भी, लोहे पर भी, हर तरह के इस पर नक्काशी करते हैं। जी। और अभी ये क्या बना रहे हो? ये पीतल है जिसको हम जार भी बोलते हैं, इसके उसी पे हम नक्काशी कर रहे हैं। नक्काशी कर रहे हैं और इनके बारे में जरा समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि मुझे भी यहाँ किसी ने बताया कि कई पीढ़ियों से दिलशाद साहब यही काम कर रहे हैं। पहले ये बताइए दिलशाद साहब, दिलशाद हुसैन, आपके पिता दादा सब यही काम कर रहे थे, पुश्तैनी है? हाँ, ऐसा था। जब हमने होश संभाला, देखा तो अपने दादा को काम करते हुए देखा। उसके बाद जब हमारे दादा गुजर गए, हमने थोड़ा उनसे काम सीखा। फिर हमारे चाचा करते थे। हमारे वालिद साहब को दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हमारे चाचाओं को थी, तो हमने उनसे कुछ और उनसे सीखा। तो सीखने के बाद जब हमारे दादा चाचा करते रहे, तो फिर हमने जो लोग सीनियर थे मोहल्ले के, जो हमसे अच्छे लोग थे, हमने उनसे जानकारी करते रह कर थे। हम कर रहे हैं किसी खुली जगह में, तो गुजर गया कोई उस्ताद, तो रोक लिया कि साहब जरा इसमें बताना, जरा हमें ऐसा लग रहा है कि हम सही नहीं बना पा रहे हैं, तो हम हमें बताते कर रहे थे। तो उसी से हम आगे बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गए। आपके कितने साल हुए ये नक्काशी करते हुए या ये कलाकारी करते हुए? तो उम्र जो है लगभग 60 से ऊपर है, लेकिन मैंने जो ये होश संभाला जब से कर रहा हूँ। तभी से कर रहे हैं। और ये पतली पतली गलियां हैं जहाँ से मैं आया हूँ, इस मोहल्ले का क्या नाम है? इसका मोहल्ले का नाम है कटघर भी कहते हैं, पीर ज्यादा नहीं, कटघर कहते हैं। कटघर वाली मस्जिद, कैत वाली मस्जिद। तो सेकंड। और ये ऐसी ऐसी गलियां मुरादाबाद में बहुत हैं, संकड़ी गलियां, कई बार 2 फीट 2.5 फीट का भी रास्ता नहीं है। और मैं भी अपनी गाड़ी छोड़कर स्कूटर से आया हूँ। यहाँ के 3-4 जो साथी थे जिन्होंने सहयोग किया, वो अलग अलग स्कूटर पर मुझे, हमारे कैमरा पर्सन को, हमारे रिसर्च सहयोगी उपेंद्र को, हमारे कैमरा पर्सन गौरव को, 4 लोग 4 स्कूटर से गलियों से होकर यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि सबने कहा कि आप मुरादाबाद में पीतल के काम को समझना चाहें, नक्काशी को समझना चाहते हैं, तो दिलशाद हुसैन साहब के पास जरूर जाएं। ये भी आपने बनाया है? जी हाँ, इसको टैनी की वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैनी का वर्क, यानी कि इसका नाम जो वर्क है नक्काशी के भी, लेकिन इसका नाम है टैनी वाला। टैनी का जो वर्क होता ये है सवारी का, इसे सवारी का बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए कि राजस्थान की सवारी इसमें बनी हुई है। अच्छा, ओके। इसमें चूंकि घुड़सवार हैं और सिपाही हैं, जंग जैसी सिचुएशन है, और ये जैसे हाथी पर जो भी राजा है या महावत है साथ में आगे, और ये पूरी सेना है, इसलिए इसको, और नीचे हाथी हैं दिख रहे हैं, यहाँ भी सेना है, इसको क्या इसलिए बोलते हैं? इसलिए इसको सवारी का बोलते हैं। सवारी? हाँ, यानी कि इसलिए इसमें सवारी बनाई गई ना, तो इस नक्काशी जो इसको बोलते हैं सवारी की बना दो भाई, सवारी की बना दो। और ये है क्या चीज का? ये है जो कि फुलदान भी कहते हैं इसे हम। नहीं, मेटल क्या है ये? मेटल पीतल है। पीतल का है, वैसे देखने में ये सामने निकिल किया है। अच्छा। इसको ये रखे हुए 5 साल हो गए, सिर्फ निकिल की वजह से इसकी फिनिशिंग है। अगर ये निकिल नहीं कराते हम तो फिनिशिंग इसकी खराब होती और हमें फिर बिरासु ला के साफ करना पड़ता है। तो ये जो आप बनाते हैं, जैसे अब ये बना रहे हैं ये काला सा दिख रहा है, तो ये ढलाई कहाँ हुई इसकी? ये ढलाई तो और लोग करने वाले हैं इसके, तो हमें ढलने के बाद, बनने के बाद, तब हम उनसे लेते हैं। तो ये बंद है पूरा? हाँ बंद है ये, इसमें ढक्कन भी लग रहा है, ये ढक्कन भी लग रहा है इसमें। अच्छा, ओके। और उसके बाद इसको चिकना करके फिर वो ब्रास के कलर, तो कलर फिर कैसा आएगा? ये कलर आ जाएगा जब हम इसको बना लेंगे, तो इसको एक तेजाब होता है सोडा जैसा, उसमें डालेंगे बिल्कुल साफ हो जाएगा। समझने के लिए ये कहाँ बिकता है, मतलब एक्सपोर्ट होता है या दिल्ली मुंबई जाता, कहाँ जाता है? हमारा जो आइटम है जो कि अच्छी नक्काशी का है, वो एक्सपोर्ट नहीं होता। वो इस वजह से नहीं होता, अगर उनको एक्सपोर्टर को ऑर्डर मिल जाएगा तो वो हम बना के उनको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके बनाने वाले जो हैं चंद लोग हैं, और जो हैं बस वही है। जो खत्म हो गया तो समझ लो खत्म हो गया।
तो ये जैसे एक ये फ्लास्क है या क्या कहेंगे इसको, ये सुराही बोलते हैं, सुराही है, इसको क्या बोलेंगे? इसको फ्लावर बोलते हैं, फुलदान। फूलदान है। तो इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत जो है 15,000 रुपए है इस वाली की। 15,000 है और इसकी जो है 7,000 है। ये 7,000 की है। और ये बनाने में जैसे, वाले लाना। हाँ जी। अच्छा हमें देख कर करे सस्ते वाला लाना है, समझ रहे हैं, महंगे वाला हमारी समझ में नहीं आ रहा। ना इसमें से नहीं, मतलब इसकी नक्काशी महंगी है। इतना ही बड़ा फूलदान अगर होगा तो हम 3,000 का भी दे देंगे। तो आप समझना चाहता हूँ, जैसे ये जो फूलदान है ये बनाने में कुल कितना टाइम लगा? एक कारीगर अगर बनाता है तो ये कितने दिन में बनाएगा ये? तो हम 1 महीने में बनाएंगे, इससे कम में नहीं बनेगा। तो 1 महीने में ये एक फूलदान पर कारीगरी होती है, तो समझ सकते हैं। फिर उस हिसाब से अगर 15,000 कीमत है तो 1 महीने तो उसकी मजदूरी हो गई अगर एक कारीगर काम कर रहा है। और उसके बाद मेटल और बाकी चीजें, ये क्या है? ये भी घड़ा बोलते हैं इसे। इसको जो है ये जाल का काम कहलाता है, यानी कि इसे बदरुम बोलते हैं हम। इसे बदरुम का वर्क बोलते हैं, ये बदरुम का है। बताइए जैसे ये बिक्री कहाँ होती है? इसकी बिक्री जो है एकदम कोटेस में देते हैं अपना माल, दिल्ली में जनपद पे वहाँ भी देते हैं, लेकिन वो हमसे इतना माल नहीं ले पाते। वह महीने में, वो साल में 2 दफा ले पाते हैं। बाकी ऐसा होता है कि हम प्रदर्शनी में जाते हैं तो वहाँ अपने आइटम रखते हैं। कभी कोई अच्छे ग्राहक आ जाते हैं और अच्छे रेट मिल जाते हैं, उनको भी दे देते हैं मास्टर पीस। और बाकी जो छोटे मोटे आइटम है वो तो हम बेचते रहते हैं। राम दिखाओ ना। दिलशाद हुसैन साहब, अब ये क्या कर रहे हैं? ये क्या बन रहा है? ये लोहे का है, मैं इसको दिखाऊं आपको। ये है लोहे का। ये देखिए, पहले तो हमने ये डिजाइन बनाया और डिजाइन बनाने के बाद हमने इसके नीचे कार्बन रखा। कार्बन रख के हमने इसको लोहे का ये वो है टुकड़ा, यानी कि लोहे का बना हुआ है। ये जैसे ऐसा है लोहे का, जैसे कि ये है ना आपका, ये लोहे का ऐसा है। हमने इस पर कलर किया, कलर करने के बाद इस पे फिर हमने कार्बन ला के इस पे लिखा। अब हम इसे बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे इसका आप? इसका ये वो है जो कि शासन होते हैं ना, मंदिरों में मूर्ति रखते हैं लोग, लकड़ी का शासन जैसे जैसे ये है। आसन, आसन दरअसल हुआ। ये चीज होती है। हमने ये डिजाइन पार्टी को दिखाया बना के कि हमें दिखाइए पहले। हमने, उन्होंने कहा ये बनाइए आप। अच्छा, तो आसन में इस्तेमाल हुआ। अरे बहुत भारी है तो। ये लोहा है और काफी भारी। कितना वजन होगा इसका? 4 किलो वजन है। लोहे पर भी ये नक्काशी कर रहे हैं, पीतल और ब्रास और तांबा और लोहे पर भी, सब चीज पर होता है, एल्युमिनियम पर भी है। ये सब क्या दिख रहा है? ये वो है जो हम ये बनाएंगे, जो हम ये बनाएंगे ना, तो इस पे हम ये इस तरह से रख के शीट को और रबड़ लगा के इसे ठोकेंगे तो ये इसकी वो आ जाएगी निकल के गहराई। तो ये ऐसा हो जाता है। ये बताइए दिलशाद साहब, आप तो चूंकि 30-40 साल से आप ये कर रहे होंगे। कम से कम 50 साल से। 50 साल से आप ये कर रहे हैं। अब मैं मुरादाबाद की गलियों में जब मैं घूम रहा था पता करने, हम लोगों के दिमाग में मुरादाबाद का नाम सुनते ही मुरादाबाद का पीतल उद्योग एक दिमाग में आता है। मैं निकला तो चुनाव के लिए हूँ, लेकिन लगा कि नहीं, जिस शहर की जो पहचान है वो पहचान देखी भी जाए, दिखाई भी जाए। तो यहाँ बहुत खोजने पे पता चला कि पीतल का काम जैसे 30-40 साल पहले होता था, वो अब बहुत कम होके सब एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो गया ज़्यादातर। और छोटे मोटे काम है या बड़े एक्सपोर्टर हैं जो शहर से बाहर हैं। ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया कि पीतल महंगा हुआ, लोगों ने एल्युमिनियम को चालू करा। जब चालू करा तो उस पर वो सस्ता पड़ा। यही अगर फुलदान लेंगे हम तो ये 3 किलो का इस वक्त, तो अगर हमने 600 रुपये किलो लिया तो 1800 का हो गया। और वो जो है वो बहुत से बहुत तुम्हारे 1500-1600 का बैठ जाएगा अगर बैठा तो। वो बहुत से बहुत होगा 1.5 किलो का, इतना बड़ा आदत। तो इसलिए उस पर नक्काशी भी हो रही है तो वो सस्ता बैठ रहा है। दरअसल मुरादाबाद फिर पीतल से ज्यादा एल्युमिनियम का काम होने लगा इस वक्त। हाँ, ऐसे ही है। और एक टाइम ऐसा भी था, ये जो नक्काशी का काम जो मैंने आपको करके दिखाया, ये जो अभी आपको कोई आवाज़ नहीं आई होगी, लेकिन इतनी आवाज़ें थी, इतना काम होता था कि जिधर से गुजर जाता था आवाज़ इस तरह की खुट 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 इस तरह की होती थी। तो ये जो गलियां मुरादाबाद की, जिन गलियों से पीतल पर नक्काशी की आवाज़ें आया करती थी, बहुत अहम बात इन्होंने कही, वो गलियां बेआवाज़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेआवाज़ हैं। और एक वजह तो पीतल महंगा होना, दूसरी बात क्या, बहुत सारे लोग एल्युमिनियम पर शिफ्ट किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस पुश्तैनी काम को छोड़ भी दिया, कुछ और करने। बहुत कर रहे हैं, बहुतों ने छोड़ दिया क्योंकि इसमें आमदनी इतनी नहीं थी। तो लोगों ने, कोई रिक्शा चला रहा,
कोई फल बेच रहा है, कोई बाहर नेपाल चला गया, ऐसी भी कंडीशन है। मतलब जो नक्काशी करते थे या पीतल का सामान बनाते थे वो रिक्शा ठेला और फल बेच ऐसा भी कर रहा है, ऐसा भी कर रहा है। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो नेपाल भी गए हैं बहुत लोग, नेपाल भी गए हैं। नेपाल क्यों, वो इसी वजह से कि वहाँ मजदूरी अच्छी है। किस चीज की मजदूरी? मतलब पीतल जो का काम है वहाँ, तो ढलाई है, छिलाई है और है, तो यहाँ से दुगनी मजदूरी है। तो ये जो पीतल वाला भी जो लोग काम करते हैं, आप लोग तो आप मुझे लगता है आप ज्यादातर वो काम करते हैं जो प्रदर्शनी में या इस तरह के बड़े होटल में या ऐसी जगह जो जाते हैं अच्छे अच्छे क्वालिटी का। अच्छी क्वालिटी का। और ये दिलशाद हुसैन साहब के सामने वहाँ देख रहा हूँ, जरा कैमरामैन से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाएं, उसमें राष्ट्रपति से कुछ सम्मान लेते हुए, योगी आदित्यनाथ से और कुछ लोगों से, स्मृति ईरानी से, जो इन्हें सम्मानित किया गया है इनकी कलाकृतियों के लिए, वो तस्वीरें सामने लगी है। और मुलायम सिंह के साथ भी आप दिख रहे हैं इधर। चलिए, मुलायम सिंह के साथ भी वो जब मुख्यमंत्री रहे होंगे शायद मुलायम सिंह, तो 2004 में मिला था मुझे साड़ी में। 2004 में मिले थे। अब जरा कैमरा इन पर फिर लाया जाए, यहाँ जो कुछ ये बना रहे हैं। तो अब तो उम्र आपकी 60 साल हो गई, अब कितना वक्त ये देते हैं इसमें बनाने में? मैं असल में क्या है, पहले तो शागिर्द मेरे पास बहुत रहते थे, मैं उनको सिखाता था। अब थोड़े से मेरे पास कम आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई आ जाता है तो मैं अपनी उसको जानकारी जो है वो दे देता हूँ। तो आप ये बताइए कि चुनाव की भी थोड़ी बात, सरकार से आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं? एक मैं यहाँ गया तो बहुत पीतल के, एल्युमिनियम का काम करने वाले छोटे छोटे जो कारखाना, क्या कहें, कुटीर उद्योग है दरअसल, 3-4 लोग मिलकर 10 बाई 10, कई बार 8 बाई 8 की जगह में वो कुछ बना रहे हैं, नक्काशी कर रहे हैं या पूजा का सामान बना रहे हैं, जो आसन आपने कहा वो बना रहे हैं, कुछ दीप दिए बना रहे हैं। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुश्किल हो रही है, उनको कहा जा रहा है बाहर जाओ, प्रदूषण वाला विभाग है, रोकथाम करता है। तो वो क्या मुश्किलें हैं, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो रिहाइश है वहीं पे लोग काम करते हैं, वहीं पे हम रहते हैं, प्रदूषण भी वो, हमारे बच्चे भी वही खाते हैं, तो ये समस्या है हमारे साथ। हमारी सेहतें जो हैं वो अच्छी नहीं है, बच्चों की भी सेहतें अच्छी नहीं है। अगर हमें कहीं जगह मिल जाए अलग एक काम करने की, तो हमारे लिए अच्छा होगा। आप लोग, आपकी भी राय वही है कि लोगों को अगर कहीं बाहर, शहर से बाहरी इलाके में उनको रहने की रिहाइश और बनाने की जगह मिले, ये कह रहे हैं? बेहतर है, उससे ये है कि घर में जो बच्चे हैं वो सुख से रहेंगे। तो ये कोई बताने वाला है कि इस पर कोई ऐसी सरकार की तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है? क्योंकि जब अगर आप किसी को यहाँ से विस्थापित करना चाहते हैं इस आधार पर, या उनकी जो फैक्ट्री, कारखाना, कुटीर उद्योग वो बंद हो जाए क्योंकि उसकी वजह से उनकी प्रदूषण हो रहा है या गलियों में जो स्थिति पैदा हो रही है, तो सिर्फ बंद होना तो सोल्यूशन नहीं है, फिर है उनके लिए जगह मिले जहाँ वो अपना जो ये हुनर है, अपनी हुनर के साथ, चाहे पीतल पे काम कर रहे हैं, चाहे एल्युमिनियम का काम कर रहे हैं, वो करें। तो ये मुश्किल आती है सब जगह। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रदूषण वाले जो बंद करा जाते हैं, तो क्या चाहते हैं लोग? कि हमने समय समय पर ये मांग करी है, सरकारों से भी मांग की है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा है कि कहीं ना कहीं कोई इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए। आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारे लिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया सरकार ने नहीं बनाया है। 2021 का प्लान खाली चला गया, 2031 के प्लान पे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा 2031 के प्लान में भी सरकार ने आर्टिजन के लिए कोई बस्ती का इंतजाम नहीं किया है। आप गुजरात की तर्ज पर आर्टिजन पार्क बनाइए ना, जैसे आपने टेक्सटाइल पार्क बनाए हैं। अगर मेरे कारीगर के पास भी 100 मीटर की जगह होगी तो खुलासा होकर अपनी ज़िंदगी अपनाएगा। वहाँ प्रदूषित रहित भट्टी भी होगी, वहाँ मानक भी होंगे, वहाँ काम करने का तौर तरीका भी होगा। लेकिन हम लोग घरों तक इसलिए सीमित हैं क्योंकि सरकार की उदासीनता हमारी सबसे बड़ी कमी है। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम आजम अंसारी है, मैं पूर्व में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का मेंबर रहा हूँ भारत सरकार। अच्छा, और ये दिलशाद साहब कौन हुए? दिलशाद भाई मेरे चाचा हैं और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, नेशनल अवार्ड तक हम लोग गए हैं। लेकिन सरकार हमें दिखाती तो है, ट्रेनिंग का बात तो बताती है, लेकिन वो ट्रेनिंग्स हैं, वो प्रोग्राम्स हैं, वो सब कागजों में दफन हो जाता है। पिछली सरकारों में हमें कुछ हेल्थ कार्ड मिले, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, स्वास्थ्य की सेवा आज भी मिल रही है, लेकिन वो केवल कागजों में दफन है, हमारे दस्तकार के धरातल पर नहीं। तो ये 4.5 साल योगी सरकार के हो गए, 7 साल से ज़्यादा मोदी सरकार के हो गए। इस रिजीम में कलाकारों के लिए, ऐसे हुनरमंदों के लिए सरकार ने कुछ किया? देखिए, दुनिया में नेशनल अवार्डी कहीं होता है उसको सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। मैं अवार्डी की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मुकम्मल बात करें। मेरा जो कारीगर है
वो और पीछे चला गया। बिजली के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, डीजल के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, और उसके अलावा जो उसके आने का कहीं किराया था वो उसमें बढ़ गया है। और उसके अलावा सबसे बड़ी उदासीनता यह है कि जो हम बेखौफ होकर काम करते थे, एग्जीबिशंस लगती थी, उसमें सब्सिडीज मिलती थी, वह कहीं कुछ नहीं है। ड्रॉबैक इन्होंने घटा दिया, इंटेंसिव इन्होंने घटा दिया, फोकस इन्होंने घटा दिया। जो दस्तकार को मिलने वाली जो सुविधाएं थी वो इन लोगों ने खत्म कर दी। और सबसे बड़ी उदासीनता इनकी यह है कि जो भारत सरकार की 100 कुछ योजनाएं थी कार्यालय डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत, वो बड़े लोगों तक सीमित होकर रह गई। तो सुन लिया आपने, बहुत सारे लोग कहते हैं डीजल की कीमत बढ़ने से क्या होगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या होगा, महंगाई से क्या होगा। यहाँ गलियों में बहुत जगह उस तरह बिजली की कीमत बढ़ने से भी फर्क पड़ता है, और इस तरह जिसका जिक्र इन्होंने किया महंगाई और बाकी चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। कारीगर कहीं कहीं से आते हैं, काम करते हैं, तो ये इनकी मुश्किल है। अब यहाँ की सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? हम तो ये चाहते हैं सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद जो बनाया है उसको केवल धरातल पर उतार दें, हमारे 70% मसाइल का हल हो जाएगा। अब ये भी एक दिलचस्प बात है और बहुत ज़रूरी है। अखबार में जब विज्ञापन देखेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार की उपलब्धियों का, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP, एक जनपद एक उत्पाद, 75 जिलों के लिए ये सरकार की योजना है। और अखबार में विज्ञापन देखकर लगेगा कि हर जिले में यह लागू है और इतना बेहतर काम हो रहा है कि जितने ऐसे हुनरमंद और कारीगर हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, उनकी तो ज़िंदगी बहुत शानदार गुजर रही होगी, उन्हें किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये जो योजना बहुत अच्छी है, बस उसे कागज पर उतार दें। कागज पे है, कागजों में है, धरातल पर नहीं है। तो मुरादाबाद के लिए एक उत्पाद एक जनपद में यहाँ का उत्पाद क्या है? देखिए, यहाँ का पीतल का उत्पाद है, और आज हम पीतल के साथ साथ लकड़ी के उत्पाद में भी बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन एक जनपद एक उत्पाद का, जैसे हम लोगों का छोटा कारीगर है, उसे कहीं ना कहीं लोन की सुविधा होनी चाहिए थी। लोन ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, और बैंक के जो है वो छोटे कारीगर को लोन देने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ा मर्जिंग का मामला ये है। दूसरा, जो योजना है, जो मकसद है सरकार का, वो केवल कुछ चंद लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद में एक किड लाते हैं, और वो 15-20 हज़ार रुपये किड उसे देकर चलाते हैं। और एक ही किड, बड़ी दो सोचने विषय यह है कि एक ही किड, एक ही दवाई से वो हर चीज़ का इलाज कर देते हैं। एक ही दवाई से सब चीज़ का इलाज करते हैं। चलिए फिलहाल एक बार नाम फिर आखिर में। नाम आज़म अंसारी है, मैं पूर्व में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही मैं अलग अलग शहरों में जाता हूँ, जो भी वहाँ की खासियत है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी मैं कुछ और गलियों में जाने की कोशिश करूँगा। पीतल के ऐसे कारीगर, हुनरमंद कारीगर, शिल्पी, छोटे मोटे जो सामान बना रहे हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। इम्प्रेशन लेकर मैं दिल्ली से ही आया था कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग होगा पीतल का, लेकिन यहाँ आकर पता चला जो 30-40 साल पहले था वो दम तोड़ता हुआ, बहुत सिकुड़ कर, बहुत जो इंडस्ट्री 2008 और 2009 में 12 से 13 हज़ार करोड़ की थी, वो घट के 7-7.5 हज़ार करोड़ की रह गई है, और एल्युमिनियम में शिफ्ट हो गया। मेटल की महंगाई देखिए, आज हम जो समस्या हमारे साथ पीतल में थी, अब से 10 साल पहले हमारा पीतल का रेट 180 रुपये किलो था, वह 450 रुपये किलो है। जो अब से 2 महीने पहले एल्युमिनियम का रेट 100 रुपये किलो था, वो आज 180 रुपये किलो है। हमारे पास इसके बाद में कोई बड़ा विकल्प नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे 1998 में कहा कोई विकल्प लाइए, लेकिन हम पे कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर ये मेटल भी लुप्त हो गया और मेटल हमारे पास, मेटल की महंगाई यूं ही बढ़ती रही, तो इंडस्ट्री 10 से 15 साल में खत्म हो जाएगी। ये बहुत अहम है। और वो इंडस्ट्री, वो पीतल उद्योग जो कहा जाता है 150 साल से ज़्यादा हुए मुरादाबाद में, और यही पहचान है पीतल नगरी, वहाँ की ये मुश्किल है। आपने इनसे सुना। कुछ और इलाकों में जाऊँगा, किसी और गली में, वो भी आपको दिखाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।